नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जैसा कि आपको पता है, निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और चुनाव आयोग द्वारा एक अच्छा खासा फेरबदल दिल्ली के सभी वार्डों में किया गया और हाल ही में लोकसभा में जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा 2022 और 23 का बिल भी पास हुआ है। तो ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर आज हम मौजूद हैं ओम विहार वार्ड में और हमारे साथ हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नरेंद्र मिश्रा जी, और जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आज हम इनसे इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद। आप लोग राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करने के लिए आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जी, हाल ही में लोकसभा सदन में वित्त मंत्री द्वारा बिल पास हुआ है 2022 और 23 का। क्या लगता है आपको, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है आगे आने वाले वक्त पर? देखो, ये जो बजट है, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने पेश किया है, ये आने वाले समय में भारत को बड़ी स्पीड से ले जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे पास 5G, उदाहरण के लिए पहले हमारी जो ट्रेनों की स्पीड थी वो 80-100 के नीचे थी। आज हमारी स्पीड 140, 200 तक जा रही है। और आप देखोगे फॉरेन के अंदर 400, 450 की स्पीड है। तो 70 सालों में हम 70 की स्पीड पर रहे, परंतु 7 से 8 साल के अंदर हम उसकी डबल लगभग 140 और 50 की स्पीड से ट्रेनें भाग रही हैं। पहले डिजिटल के बारे में भारत के अंदर सोचते भी नहीं थे 10 साल पहले, आज डिजिटल करेंसी तक की बात हो रही है। आज हम बैठे हुए, जो कोरोना काल आया उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा होगा कि घर बैठ करके अपने व्यवसाय को चलाया है। IT सेक्टर के अंदर लगभग जो है 30 से 35% युवा घर बैठे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, सभी लोग घर से अपना काम कर रहे हैं और घर पर ही अपना व्यवसाय डेवलप करने की कोशिश की है। सर, PM गति शक्ति क्या है, क्या मकसद है इसका और क्या फ़ायदे हैं इसके? देखो, गति से तात्पर्य है स्पीड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो भारत शिथिल धीरे धीरे बढ़ता था, आज भारत की स्पीड पहले से 4-5 टाइम बढ़ गया। अब उदाहरण के लिए आप देखेंगे किसी भी देश के अंदर वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ के रोड की व्यवस्था, वहाँ की लाइट की व्यवस्था, वहाँ स्किल जो लेबर हो या डेवलप लोग हो उनकी व्यवस्था, इसमें हमने डॉक्टर्स की व्यवस्था, इस स्पीड को आप देखेंगे। पहले जो MBBS की सीटें थी आज 4 टाइम एक्स्ट्रा हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर जो विकास किया, स्पीड का मतलब ही यही है कि जो पेरीफेरी नितिन गडकरी जी ने बनाया है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन, दिल्ली के अंदर स्पीड कम होती थी जाम होने की वजह से, तो जो पेरीफेरी बनाया है, बाहर से बाहर ट्रैफिक और स्पीड में देगा। आज हम 100 किलोमीटर सामान्य स्पीड मान के चलते हैं, लेकिन आज से पहले हमारी जो स्पीड थी 40, 45, 50 की एवरेज स्पीड थी। तो उससे हमारा ऑयल अधिक होता था, मेंटेनेंस अधिक होता था और टाइम अधिक लगता था। आज हम मुंबई अगर मान लो पहले 24 घंटे में जाते थे, आज हम मुंबई 12 से 14 घंटे में जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, जो लोकसभा में जो बजट पास हुआ है 2022-23 का, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? उसके मुख्य बिंदु हैं युवाओं को रोजगार मिले, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, खेल के लिए खेल विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। और जो बुजुर्ग हैं या किसान हैं, आपने देखा होगा किसानों की जो अभी स्ट्राइक चली है, MSP के बारे में उन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए और बढ़ाया है। तो उन्होंने युवाओं को ध्यान दिया है, उन्होंने महिलाओं पर ध्यान दिया है, उन्होंने किसानों पर ध्यान दिया है और भारत कैसे स्पीड में आगे बढ़े, डेवलपमेंट में आगे बढ़े, शिक्षा में आगे बढ़े, इस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इस बजट को बनाया गया है। आप एक तरफ और देखोगे कि 68% जो रक्षा सौदों में बाहर से मटेरियल आता था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 68% भारत की जो छोटी छोटी MSME फैक्ट्रियाँ हैं इनसे मान लिया जाएगा, चाहे वो वेल्डिंग की मशीनें हो, चाहे छोटे स्टेप हो, चाहे डाई हो, चाहे कलर्स हो, चाहे मटेरियल्स हो, चाहे लेबर, वो इससे क्या कि 68%
हमारे देश के अंदर ही छोटी फैक्ट्रियां डेवलप होंगी, रोजगार होगा। हमारे यहाँ जो ITI के स्टूडेंट है, IIT के स्टूडेंट हैं, MBA हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा और पूंजीपतियों को भी बढ़ावा मिलेगा। एक चीज़ और उन्होंने पूंजीपतियों के लिए, MSME के लिए किया है। पहले ये होता था कि कोई फैक्ट्री बंद करनी है तो हम ये देखते थे कि भाई 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर किसी को फैक्ट्री बंद करनी है तो अपने पेपर सबमिट कराए, उस पर कोई लोडिंग नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, तो छोटा व्यवसायी अपना व्यापार कर सकता है। अगर कहीं असफल होता है तो बाइंडिंग भी कर सकता है। सर, वित्त मंत्री द्वारा बताया गया है कि RBI की जो करेंसी है वो डिजिटल की जाएगी, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? अभी आप देख रहे होंगे डिजिटल तो एक प्रकार से हम यूज़ करना स्टार्ट कर चुके होंगे। आप लोग भी देख रहे हो, सब्जी वाला उसको चाहिए फ़ोन पे और पेटीएम से हम आदान प्रदान करते हैं किसी को। एक तो वाइट हो गया, दूसरा छीना झपटी डकैती चीटिंग, इससे मुक्ति मिल जाएगी। हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो ऑनलाइन दे रहे हैं, तो सेफ्टी भी अब ले जाता था। आज छीना झपटी हो गई, 2 लाख छीन दिया, 4 लाख छीन दिया, या अभी पकड़े गए हैं, नोट भर लिया जाता। तो अब वो डिजिटल करेंसी से एक तो जनता के बीच साफ व्यवस्था होगी, काम आसानी से होगा, चीटिंग नहीं होगी और नोटों की छपाई, नकली नोट, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। सर, चुनाव आयोग की बात करते हैं तो चुनाव आयोग द्वारा एक भारी फेरबदल दिल्ली के सभी वार्डों में किया गया है, तो आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखो, चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करती है दिल्ली की जनता। उन्होंने इसलिए फेरबदल किया है, लगभग कई सीटों पर एक ही वर्ग के लोग लगातार लड़ रहे थे, तो दूसरे वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। और इस वजह से जहां SC थी जनरल की गई, जहां जनरल थी महिला की गई, जहां महिला थी पुरुष की गई। क्या होता है कि सभी पार्टियों में पति पत्नी के बीच पार्टी रह जा रही है। पत्नी अगर इस बार पार्षद है तो अगली बार पति आवेदन कर देता था, पति पार्षद है तो पत्नी आवेदन कर देती थी। इस परंपरा से मुक्ति दिलाने के लिए सबको प्रतिनिधित्व मिले और काम का तरीका भी बदले। अलग अलग व्यक्ति आएंगे तो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ और इसके फैसले का स्वागत करता हूँ, जो पति पत्नी के बीच पार्टियां फंस गई हैं उससे बाहर मुक्ति मिलेगी। सर, MCD के चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत शोरगुल मचा रही है, जगह जगह होर्डिंग्स हैं, उनके जनसंवाद चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी आपके लिए एक चुनौती साबित हो सकती है? आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है, वो जो कहते हैं उसके उल्टा करते हैं। उन्होंने पंजाब का विषय अभी चल रहा है, उन्होंने कहा पंजाब को नशा मुक्त कराएंगे और दारूबाज मुख्यमंत्री तैयार किया उन्होंने। उनका जो उम्मीदवार है मुख्यमंत्री का वो स्वयं दारू पीता है, तो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क आता है। दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा था हम कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, वाईफाई लगाएंगे, कैमरे लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। आज स्थिति यह है कि वो लोग कहीं पर टिकते नहीं हैं। जो केंद्र सरकार के राशन आ रहे हैं, गेहूँ, चावल, तेल, किट, उसकी सप्लाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो केंद्र सरकार की चीज़ें हैं उसको ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो कैसे अपनी चीज़ों को लागू करेंगे? उनके जो पार्षद रहे हैं उनके हाल देख लो, उनके जो विधायक हैं उनके हाल देख लो। वहाँ एक चीज़ तय हो गई है कि हमारा क्रेज है 50 लाख से 80 तक की टिकटें बेचने की योजना बनाई है, इसके सिवाय उनके पास कोई योजना नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने दारू की व्यवस्था की है और दिल्ली के अंदर 800-900 ठेके खोलने की व्यवस्था की, जिसका भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, निगम पार्षद, प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, विधायक हैं, नेता विपक्ष हैं, सभी लोगों ने जोर लगाया। आज 800 के बजाय लगभग 300 ठेके उनके खुल पाए हैं और हम वचन देते हैं कि जिन कॉलोनियों में लोग रहते हैं वहाँ हम उनके ठेके नहीं खुलने देंगे। देवली के अंदर पिछले महीनों से संघर्ष चल रहा है और उनकी दारू नीति हम सफल नहीं होने देंगे। दिल्ली की जनता इसका विरोध करती है। सर, मनीष सिसोदिया जी का तो ऐसा कहना है क्योंकि बीजेपी के पास कोई चुनाव के लिए मुद्दा नहीं है, इसलिए वो शराब का इतना विरोध कर रही है, जबकि 3500 करोड़ की उनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वो इतना शोरगुल कर रही है। तो क्या कहेंगे आप? देखो, मनीष सिसोदिया जी लगभग 5 साल से ऊपर हो रहे हैं उनको शासन में। अगर चोरी कर रहे थे तो मनीष सिसोदिया के लोग चोरी कर रहे थे, प्रशासन में वो लोग बैठे थे, शासन में वो लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री वो लोग थे, तो चोरी नहीं। पंजाब में चुनाव थे,
10,000 करोड़ रुपए इनको वहाँ लगाना था। इसलिए इन्होंने पुराने ठेके को रद्द करके नए ठेके के रूप में अव्यवस्थित रूप से पैसा लिया है। लोगों को दारू के बारे में मत सिखाओ, उनको दारू पिलाना सिखा रहे हैं। कॉलोनी के अंदर अगर दारू पिएगा तो बाहर हंगामे करेंगे लोग, जिससे माताएं बहनें जो छोटे बच्चे हैं स्कूल के पास कॉलोनी में, हम इसका विरोध कर रहे हैं। दारू की नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में जो कच्ची कॉलोनियां हैं या झुग्गी बस्ती हैं, स्लम हैं, इनमें दारू के ठेके खुलेंगे तो सहजता से लोग पिएंगे। और पीने के बाद वो क्या बोलता है, वो उनके जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं वो भली भांति उनका इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। वो जो उम्मीदवार है वो खुद ही पीने के बाद कैसे बोलता है, तो आम जनता कैसे बोलती होगी। सर, टिकटॉक की बात करें तो ओम विहार वार्ड से टिकटॉक की दौड़ में आपका भी नाम चल रहा है, तो संगठन को मजबूत रखने के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे? देखो, हम लगातार 91 से विद्यार्थी परिषद के रूप में काम किया। जब यहाँ हम 95 में यहाँ आए, उसके बाद दिनेश सारस्वत जी चुनाव लड़े, उसके बाद सूर्यभान पांडे जी 98 लड़े, उसके बाद जो भी निगम के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, इस क्षेत्र की जनता जानती है कि सभी बार बूथों की जो व्यवस्था है वो मैंने देखी है। कोरोना काल के अंदर भी हम लोग लगातार लोगों के साथ संवाद में रहे। जो योजनाएं केंद्र सरकार की राशन से लेके किट से लेकर के सैनिटाइजर से लेके जनसंपर्क की आई हैं, वो सभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल के हों, चाहे जिले के हों, चाहे हमारी निगम पार्षदा हों, चाहे हमारे वर्तमान विधायक हो, हमारे जो है पार्लियामेंट मेंबर है, सभी लोगों ने दिन और रात दिल्ली की जनता के पलायन करते हुए से लेकर के दिल्ली की जनता के रहते हुए तक राशन की व्यवस्था मुहैया कराई, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था मुहैया कराई। आगे भी अगर हमें अवसर मिलेगा तो, क्योंकि शासन साथ होता है, तो और अच्छी व्यवस्था हम दे सकते हैं। सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना मोदी जी ने की थी, जो बजट पेश किया गया है तो इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है? बिल्कुल ध्यान रखा गया है। देखो, उन्होंने जो कृषि नीति बनाई, एमएसपी को देखोगे 1.5 लाख करोड़ दिया है उन्होंने एक्स्ट्रा, इसलिए कि लोग किसानी से भाग रहे हैं। और देखो, पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी ने 2000 पर 4 महीने में दिया, वो इसीलिए किसी के पास खाद की व्यवस्था नहीं होती थी, किसी के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उन्होंने 2000 रुपये दिए। आज भी ये जो इस समय आप ये देखेंगे कि पूरे कोरोना काल से जो खाद की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बढ़ गया है, लेकिन उस सब्सिडीज़ को बढ़ाते हुए किसानों को खाद मिले और उस खाद के रेट ना बढ़े। अगर किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस देश की 80% आबादी आज भी गांव में रहती है, कहीं न कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। डिजिटल आने के बाद आप देख रहे हो कि कोरोना के समय बहुत सारे लोगों ने घर से व्यवसाय शुरू किया। आपको खाने की चीज़ें, क्रॉकरी की चीज़ें, कुछ भी चाहिए, आप फ़ोन करोगे, कार्यकर्ता उनका जो फैक्ट्री बनाई हुई है, वर्कर जो है उनका, वो जा करके वहाँ दे आता है। तो नए रोज़गार उन्होंने उत्पन्न किए। फिर एमएसएमई की व्यवस्था करी है, उनके लोन की आसानी से व्यवस्था की हुई है। छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं तैयार करते हैं, उनके लिए 10,000, 15,000, 20,000 का लोन भी बैंकों से दिया जा रहा है, जो हमारे विधायक और हमारे एमपी मिल करके वो देते हैं। ये सभी छोटी बस्तियों में कैंप भी लगे हैं और आत्मनिर्भर भारत के लिए योजनाएं भी लाए हैं। डिजिटल योजना उसी का एक पार्ट है। और आने वाले समय में देखोगे कि ये जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ 61% जो सुरक्षा के वो संसाधन बनाएंगे, उसका भी एक पार्ट है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो